आज हम हफ्तम जमात मज़मून उर्दू नस्म नंबर 11 आज ईद का हमें इस नस्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नस्म नंबर 11 आज ईद का हमें सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, हमारे मुल्क की तहजीब क्या कहलाती है? तो इसका जवाब लिखना होगा, हमारे मुल्क की तहजीब गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। उसी का नंबर 2 है, नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, रोटी की फिलॉसफी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग वगैरह नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम हैं। नंबर 3, खानकाह और मदरसे में धूम क्यों है? तो इसका जवाब है, ईद का दिन है और हर कोई ईदगाह जाने की तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए खानकाह और मदरसे में धूम है। नंबर 4, शायर ने जामे मस्जिद की राह का क्या हाल बताया है? तो इसका जवाब है, जामे मस्जिद की राह में लोगों के तांते बंधे हैं। नंबर 5, लोगों ने कैसी पोशाकें पहनी है? तो इसका जवाब लिखना होगा, लोगों ने जर्क बर्क की ऐसी पोशाकें पहनी हैं जिनसे जरा जरा जिस्म झलकते हैं। नंबर 6, गुलरू किसकी तरह चमकते फिरते हैं? तो इसका जवाब है, गुलरू माह व मुश्तरी की तरह चमकते फिरते हैं। नंबर 7, ईदगाह की सहन को शायर ने क्या कहा है? तो इसका जवाब है, ईदगाह की सहन को शायर ने सहन चमन कहा है। और नंबर 8, शायर का दोस्त हंस हंस कर उससे क्या कहता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, शायर का दोस्त हंस हंस कर उससे कहता है कि क्यों मियाँ नज़ीर, आज ईद का हमें ईद के क्या क्या मज़े हैं। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा, नज़ीर की शायरी मकबूल आम थी। उन्होंने अपनी शायरी में ऐसे मौज़ूआत को बरता जो आम लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक थे। उन्होंने अपनी शायरी में मेलो ठेलों, फलो फूलों, तीज त्योहारों और ज़िंदगी की ज़रूरतों का जिक्र किया है, इसलिए नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। नंबर 2, नज़्म में किन बातों से जाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं? तो इसका जवाब है, लोगों ने अच्छे अच्छे और नए नए कपड़े ज़ेब-ए-तन कर रखे हैं, सरों पर तिरछी टोपियाँ पहन रखी हैं, चेहरों पर बातिनी खुशी की चमक है, वो हंस हंस कर खामोखा छाती से लिपटे जाते हैं। इन बातों से जाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं। नंबर 3, लोग एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा, लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी से मिल रहे हैं। इनमें अदना व आला और अमीर व गरीब का फर्क नहीं है। छोटे बड़े सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए गले मिल रहे हैं। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। उसका नंबर 1 है, नज़्म से तो ऐसे रोज़मर्रा के अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनके मानी हुजूम या भीड़ होते हैं। तो वो 2 अल्फाज इस तरह है, तांता बनना और ठट के ठट। नंबर 2, इस नज़्म से ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे तलाश करके लिखिए जो खुशी की कैफियत जाहिर करते हैं। इसका जवाब लिखना होगा, दिल बाग होना और फरहत। अब अगला है वसत मेरे बयान की। दर्ज-ए-ज़ैल अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद तो बेशुमार, खलकत के ठट हैं बंधे हर तरफ हजार, हाथी वो घोड़े बैल और रथ तो ऊंट की कतार, पुल शोर बाले भूले खिलौनों की है पुकार। तो इस शेर का मतलब हमें इस तरह लिखना होगा, शायर कहता है कि ईद का दिन है और ईदगाह जाने के रास्ते पर लोगों का इस कदर हुजूम है कि उसे शुमार नहीं किया जा सकता। हर तरफ लोगों के ठट नजर आ रहे हैं। खिलौने वाले आवाज़ें लगाकर अपने खिलौने बेच रहे हैं। वो पुकार रहे हैं, हाथी घोड़े ले लो, बैल ले लो, ऊँटों की कतार ले लो। बच्चे वाले चीख चिल्ला रहे हैं। सारा माहौल शोर और गुल से मामूर है। अब अगला है ज़ोर कलम। खाकी की मदद से मजमून मुकम्मल कीजिए और इसे मुनासिब उन्वान दीजिए। ये जो खाका दिया गया है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दिवाली रोशनी का त्यौहार, घर घर रोशनी, दिए जलाना, आतिशबाजी, बाज़ारों में रौनक, भीड़ भाड़, कपड़े, मिठाइयाँ खरीदना, घरों में तरह तरह के पकवान, घरों की सजावट, लोगों का आपस में मिलना और मुबारकबाद देना। तो इस खाके की मदद से आप लोगों को छोटा सा मजमून मुकम्मल करना होगा।
ये मज़मून आपको अपने आप ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ज़ोर कलम मतलब आपको लिखना आना चाहिए। तो इस खाके की मदद से आप इस तरह से लिख सकते हो कि दिवाली रोशनी का त्यौहार होता है। दिवाली के मौके पर घर घर में रोशनी की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं, बाज़ारों में हर तरफ रौनक लगी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग कपड़े मिठाइयाँ खरीदते हैं, घरों में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, घरों की तरह तरह से सजावट की जाती है और लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए एक दूसरे के घर पर आते हैं और इस तरह से बहुत ही खुशी के माहौल में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और इस खाके को आप उन्वान दे सकते हैं दिवाली का त्यौहार। अगला है लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो झील में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मानी हो। मिसाल दी गई है मुट्ठी, मुश्त। तो इसी तरह अगले अल्फाज हमें मुकम्मल करने होंगे। उसमें पहला है गीला, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा तर। नंबर 2 खट्टा, तो यहाँ लिखना होगा तुर्श। नंबर 3 दूध, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा शीर। और नंबर 4 रिवायत, तो यहाँ हमें लिखना होगा रीत। तो इस तरह से इन अल्फाज को मुकम्मल करना होगा। अब अगला है लुगत का इस्तेमाल। झील के अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कीजिए। पहला है गुलरुख, तो इसके मानी होते हैं फूल जैसा चेहरा। नंबर 2 गुलची, तो इसके मानी होते हैं बाग के फूल तोड़ने वाला। नंबर 3 गुलकंद, तो इसके मानी होते हैं पाक। नंबर 4 गुल चांदनी, तो इसके मानी होते हैं एक किस्म का सफ़ेद फूल। नंबर 5 गुलनार, इसके मानी होते हैं अरगवानी रंग। और नंबर 6 गुलिस्तान, तो इसके मानी लुगत में होते हैं बाग। तो इस तरह से लुगत का इस्तेमाल करके इनके मानी हमें लिखने होंगे। अब अगला है इबारत आमोजी। यहाँ पर एक इबारत दी गई है, इसे आप लोगों को पढ़ना होगा और इबारत के नीचे यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, तो इन सवालात के जवाब हमें लिखने होंगे। दर्जेबाला इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1 मुसन्निफ के नज़दीक अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या पूछ सकता है, तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ के नज़दीक अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछ सकता है कि तुमने बेटियों को इनकी दौलत से क्यों महरूम रखा, उनको बेटों के बराबर क्यों नाजीज समझा। नंबर 2 औलाद की तालीम के लिए किसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है औलाद की तालीम के लिए माओ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। नंबर 3 माओ का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब लिखना होगा माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दे सकती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने पर राग़िब कर सकती हैं, इसलिए माओ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। नंबर 4 लड़कियों की तालीम की अहमियत पर 15 सत्रों का एक मज़मून लिखिए। तो मज़मून इस तरह है, मौजूदा दौर में लड़कियों की तालीम को बड़ी अहमियत दी जा रही है। आज हमारे माशरे में लड़कों को तालीम हासिल करने का जितना हक है उतना ही हक लड़कियों को भी हासिल है। हमारे दस्तूर ने भी लड़कियों को तालीम से महरूम रखने को संगीन गुनाह करार दिया है। वो ज़माना बदल चुका है जब लड़कियों को तालीम दिलाना मायूब समझा जाता था। बिलखुसूस हिंदू समाज में तो इसकी शदीद मुखालिफत की जाती थी। रफ्ता रफ्ता ज़माना बदला, समाजी मुसल्लहीन के इस्लाहात ने माशरे के अफराद के नज़रियात व अफकार बदले। आज हमारे मुल्क में हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जाती है। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि एक लड़की का तालीम हासिल करना गोया पूरे ख़ानदान का तालीम हासिल करना है। एक तालीम याफ्ता माँ ही अपने बच्चों की सही ढंग से तरबियत कर सकती है। माँ की गोद बच्ची का पहला मदरसा होता है, इसलिए माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चों को अवाइल उम्री से ही हुसूल तालीम की जानिब राग़िब कर सकेगी। बाज़ हालात में ये तालीम ही उन्हें ख़ुद के पैरों पर खड़ा होने में और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने में मदद करती है। यही वजह है कि अब समझदार और बेदार मग़ज़ लोग अपनी बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। अगला है लफ्ज़ों का खेल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह के सबब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ुन्नूरैन कहलाए। ऊपर दिए हुए जुमले में दो बे की इब्तिदा में सीन का इजाफा करने से वजह का हम मानी लफ्ज़ बन गया, जैसे वजह का हम मानी बना सबब। इसी तरह दर्जे झील खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखकर जुमले दोबारा लिखिए। तो सबसे पहले है नंबर 1 दो गाफ के आखिर में खाली जगह लगाने से आसमान का हम मानी लफ्ज़ बनता है, तो यहाँ हमें लिखना होगा नून।
اور لفظ لکھنا ہوگا گگن۔ نمبر 2، دو دال کی ابتدا میں خالی جگہ لگانے سے سہارا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا میم اور لفظ لکھنا ہوگا مدد۔ نمبر 3، دو لام کی ابتدا میں خالی جگہ لگانے سے خرابی کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا خیر اور لفظ لکھنا ہوگا خلل۔ نمبر 4، دو سین کے آخر میں خالی جگہ لگانے سے کاہل کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا تے اور لفظ لکھنا ہوگا سست۔ نمبر 5، دو رے کی ابتدا میں خالی جگہ لگانے سے چنگاری کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہوگا شین اور لفظ لکھنا ہوگا شرر۔ نمبر 6، دو شین کے آخر میں خالی جگہ لگانے سے چھٹا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا میم اور لفظ لکھنا ہوگا ششم۔ دو بے کے آخر میں خالی جگہ لگانے سے شیر کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا رے اور لفظ لکھنا ہوگا ببر۔ نمبر 8، دو دال کی ابتدا میں خالی جگہ لگانے سے ہنسا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا عین اور لفظ بنتا ہے عدد۔ نمبر 9، دو شین کی ابتدا میں خالی جگہ لگانے سے کھچاؤ کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہوگا کاف اور لفظ لکھنا ہوگا کشش۔ اور نمبر 10 ہے، دو چین کے آخر میں خالی جگہ لگانے سے ام کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا الف اور لفظ لکھنا ہوگا چچا۔ تو اس طرح سے انہیں مکمل کرنا ہوگا۔ امید ہے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔